नमस्कार दोस्तों। चीन और भारत के संबंधों की महागाथा पर मैं आपसे लगातार संवाद कर रहा हूं। कल जो हमारी बातचीत हुई थी, मैंने उसमें थोड़ी जानकारी सरल शब्दों में देने का प्रयास किया था कि चीन अपनी ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति के चलते 1960 के आते आते किस प्रकार भुखमरी की कगार पर आ खड़ा हुआ था। माओ चीन के सबसे बड़े नेता, सबसे पावरफुल नेता, बुरी तरह चारों तरफ से घिर गए थे। उनके नेतृत्व में न केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में विद्रोह के स्वर सुनाई देने लगे थे, बल्कि आम जनता में भी भारी विद्रोह शुरू हो गया था। चीन के विभिन्न प्रदेशों में सशस्त्र विद्रोह, लूटपाट, हत्या, आत्महत्या का दौर शुरू हुआ। लाखों ने आत्महत्या कर ली तो लाखों लोग मारे गए। इस सब के चलते माओ को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के चेयरमैन पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि माओ ने पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा नहीं दिया और पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखी, लेकिन सरकार से उनको बाहर जाना पड़ा। ऐसे समय में नेहरू को चीन आकर सीमा विवाद सुलझाने के लिए लगातार दबाव बना रहे माओ और उनके प्रधानमंत्री झू एनलाई को अंततः झुकना पड़ा। 20 अप्रैल 1960 का एक दृश्य है हमारे एयरपोर्ट का। कितने छोटे छोटे एयरपोर्ट होते थे, और देखिए यहाँ पर नेहरू जी हैं झू एनलाई का स्वागत करते हुए। साथ में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मोरारजी देसाई नजर आ रहे हैं। झू एनलाई 5 दिन के लिए 20 से 25 अप्रैल 1960 को भारत आए। उद्देश्य था सीमा विवाद पर चर्चा करना। 20 तारीख का दिन यानी पहली दिन वार्ता सुखद नहीं रही। झू एनलाई का स्वागत किया गया, ये बच्चा स्वागत कर रहा है, नेहरू जी साथ में खड़े हैं। जब वार्ता शुरू हुई तो झू एनलाई अपनी बात में अड़े रहे और नेहरू अपनी बात में अड़े रहे। झू एनलाई का कहना था कि नेहरू जिस मैकमोहन लाइन की बात कर रहे हैं, जो 1914 में ब्रिटिश हुकूमत ने अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रीज को डिफाइन करने के लिए तैयार की थी, हम उसे नहीं मानते हैं। 21 अप्रैल का दिन, नेक्स्ट डे, कर्टसी कॉल का दिन था और चीन के प्रधानमंत्री मिलने पहुंचे हमारे उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन जी से। ये एक तस्वीर है जिसमें हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नजर आ रहे हैं, झू एनलाई हैं, नेहरू जी हैं और सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन है। जब डॉक्टर राधा कृष्णन से अकेले में बातचीत चल रही थी तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे चीन के प्रधानमंत्री बुरी तरह उखड़ गए। डॉक्टर राधा कृष्णन ने व्यंग किया, तंज किया कि हमारा भारत चीन को, जो पूरी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी में अलग थलग पड़ा है, नेहरू जी के चलते उसको भारत हर जगह मान्यता दिलाने का काम कर रहा है। और भारत उन मुल्कों में शामिल है जिसने 10 बरस पहले चीन को सबसे पहले एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। लेकिन इस एहसान का बदला चीन हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करके दे रहा है। राधा कृष्णन के इस तंज से झू एनलाई बताते हैं बेहद तिलमिला गए और ये शिष्टाचार बैठक बेहद तल्ख माहौल में समाप्त हो गई। इसके बाद नेहरू जी के साथ चीन के शिष्टमंडल का भारत के शिष्टमंडल के संग ऑफिशियल मीटिंग्स का दौर दोबारा शुरू हुआ। लेकिन ये 21 अप्रैल का दिन भी किसी खास नतीजे पर पहुंचे बगैर ही समाप्त हो गया। नेहरू का कहना था कि अक्साई चीन पर चीनी कब्जा जो किया गया है वो गलत है। चीन के प्रधानमंत्री का कहना था कि अक्साई चीन उनका पहले से रहा है। मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूं, शायद आपको स्पष्ट होगा इस नक्शे से कुछ। देखिए, ये वो मैकमोहन लाइन है 1914 की, जिसके थ्रू सारा का सारा अंग्रेजों ने डिफाइन किया। ये जो डॉट 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 है ये चीन की बाउंड्री है, जो सीधी लकीर है वो भारत की बाउंड्री है, और बाकी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम से उस समय अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को गवर्न करने की जो इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, ये उसकी लैंग्वेज है। ये वो निशान है जो इंडिया की टेरिटरी को चीन ने कब्जा कर रखा है। अब आप यदि तिब्बत को देखेंगे, ये तिब्बत का इलाका है और ये हमारा इलाका है, ये हिमालय की रेंज है। चीन और तिब्बत के बीच में देखिए ये डॉट 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 ये बताते हैं कि ये जो इलाका है
ये या तो इंडिपेंडेंट बॉडी है या ये भारत का हिस्सा है, क्योंकि उस समय इस पर अंग्रेजों की एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। इसीलिए चीन मैकमोहन लाइन को मानने को तैयार नहीं था। 23 अप्रैल को झू एनलाई ने स्पष्ट तौर पर नेहरू जी को बता दिया कि यदि हम मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर्स के तौर पर मान लें तो तिब्बत पर भी हमारा कब्जा खत्म हो जाएगा और अक्साई चीन भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए हम किसी भी सूरत में मैकमोहन लाइन को स्वीकार नहीं करेंगे। झू एनलाई अक्साई चीन पर भी डिस्कशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। उन्होंने बहुत चालाकी से नेहरू जी पर यह जोर डाला कि वो पूर्वोत्तर की सीमाओं की बात ना करें, बल्कि पश्चिम के सीमा विवाद का हल ढूंढने पर बात करें। यह दिन भी बेकार चले गया। 23 अप्रैल 24 अप्रैल का पूरा दिन दोनों साइड नेगोशिएशन करते रहे, लेकिन चूंकि दोनों ही अपनी अपनी बात में अड़े थे, इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं आया। और 25 अप्रैल को जब जॉइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ, जो हमेशा इंटरनेशनल ऐसी मीटिंग्स में होता है, एक संयुक्त घोषणा पत्र, तो उस पर भी विवाद हो गया। झू एनलाई चाहते थे कि ये ना कहा जाए कि ये वार्ता फेल हो गई है, जबकि ये कहा जाए कि अब ये निर्णय लिया गया है कि भविष्य में भी वार्ता इस विषय पर की जाएगी। नेहरू जी ने कहा कि हम गलत बयान नहीं देंगे, हमें मानना होगा कि ये वार्ता फेल हो गई है। झू एनलाई ने फिर प्रस्ताव रखा कि यदि ऐसा ही है तो जॉइंट डिक्लेरेशन में लिखा जाए कि पंचशील के एग्रीमेंट, पंचशील के सिद्धांत के अनुसार भविष्य में बातचीत होगी। नेहरू ने इससे भी इनकार कर दिया। नेहरू जी ने कहा कि जिस पंचशील की आप बात कर रहे हैं उसकी बात करना ही बेमानी है, क्योंकि पंचशील के एग्रीमेंट, पंचशील के सिद्धांतों से आगे बढ़कर आप लगातार हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं। आपने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया है और आपने तिब्बत पर भी कब्जा कर लिया है। 1961 में इस वार्ता के खत्म होने के बाद जब झू एनलाई वापस अपने देश गए, उसके बाद लगातार हमारे संबंध बिगड़ते चले गए। 1961 में नेहरू जी ने एक और निर्णय लिया, जिसको बाद में इतिहासकार, डिफेंस एनालिस्ट गलत निर्णय मानते हैं, लेकिन नेहरू जी ने जो निर्णय लिया वो उस समय की दृष्टि से, तात्कालिक दृष्टि से और भारत की आर्थिक स्थिति और सामरिक स्थिति को देखते हुए जायज निर्णय नजर आता है। वो थी भारतीय फौज की फॉरवर्ड पॉलिसी, यानी जहां जहां हमारा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर चीन के साथ है, वहां पर छोटी छोटी सेंट्री पोस्ट, सैनिक चौकियां बना दी गई, ताकि यदि चीन आक्रमण करता है या ऐसा कोई दुस्साहस करता है तो हमें समय रहते पता चल जाए। हालांकि जब चीन का आक्रमण हुआ तो ये सारी सेंट्री पोस्ट बुरी तरह विफल रही चीन का सामना करने पर यह अलग बात है। चीन फॉरवर्ड पॉलिसी के लागू होते ही बौखला गया। उसने सबसे महत्वपूर्ण काम उस दौर में यह किया कि भारत पर आक्रमण करने से पहले जो आसपास के देश थे, बर्मा जिसके साथ चीन का विवाद चल रहा था, नेपाल जिसके साथ चीन का विवाद चल रहा था, इन सब के साथ उसने नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट कर लिया, यानी कि पहले आक्रमण ना करने की संधि करके इन दोनों देशों को शांत कर लिया। चीन विश्व को एक मैसेज देना चाहता था कि 1960 में नेहरू के साथ वार्ता करने हमारे प्रधानमंत्री गए, लेकिन नेहरू और भारत अपनी जिद पर अड़े रहे, जबकि बर्मा के साथ, जो म्यांमार कहलाता है, और नेपाल के साथ हमने सौहार्दपूर्ण तरीके से सीमा विवाद सुलझा लिया है। माओ के नेतृत्व पर इस दौरान पर स्मरण रहे भारी संकट आ चुका था। चीन के कई नेताओं ने उनकी विदेश नीति पर भी प्रश्न करने शुरू कर दिए। चीन के विदेश विशेषज्ञ थे, विशेषकर सोवियत मामलों के। उनका नाम था वांग जियाजियांग। उन्होंने उस समय एक नया प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव या नीति कहलाई सान्ही चिशाओ। सान्ही चिशाओ का अर्थ है 3 समझौते और 1 कटौती। 3 जगहों पर रिकॉन्सिलिएशन करने की और 1 जगह पर रिडक्शन करने की नीति, यह उन्होंने माओ के सामने, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सामने रखी। और इसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस समय देश भुखमरी के हालात में है, चारों तरफ दंगे फसाद हो रहे हैं, तिब्बत से लेकर अन्य प्रांतों तक। इसलिए चीन को चाहिए, हमारी सरकार को चाहिए कि अमेरिका के साथ, सोवियत संघ के साथ और भारत के साथ तनाव समाप्त करे, और जो खराब अर्थव्यवस्था है उसके दृष्टिगत जिन विदेशी देशों को चीन आर्थिक मदद देता है, उस मदद को भी समाप्त कर दे। माओ ने इस नीति को पूरी तरह खारिज कर दिया। कारण था, माओ को डर था कि जिस कम्युनिस्ट
शासन का वो विस्तार करना चाहते हैं अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत, अगर वो छोटे छोटे विदेशी मुल्कों को आर्थिक सहायता देना बंद कर देंगे तो इससे कम्युनिज्म का विस्तार, वामपंथ का विस्तार रुक जाएगा। इसी के साथ चीन ने भारत के प्रति एग्रेसिव नीति अपनाने का भी निर्णय ले लिया। 20 अक्टूबर 1962 के दिन चीन की फौजों ने हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों सेक्टरों में, पूर्वी और पश्चिमी दोनों सेक्टरों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हमला कर दिया। मैंने आपको बताया था कि लद्दाख के लेह जिले के सीमा से सटे चुशूल में एक गांव है, बिल्कुल लद्दाख की सीमा पर सटा हुआ एक गांव है, इसका नाम चुशूल है। इस गांव में सबसे पहले चीन ने आक्रमण किया और इस गांव में जो हमारी पोस्ट थी उसको ध्वस्त करने का पूरा प्रयास किया। यहां पर भारत के अधिकार क्षेत्र वाला एक दर्रा है, एक माउंटेन पास है, राजेंगला पास। 16,000 फीट की ऊंचाई में ये है। यहाँ पर केवल फौज रहती है और कोई इंसान यहाँ वास नहीं करता। यहाँ पर 13 कुमाऊं की एक टुकड़ी तैनात थी, एक कंपनी तैनात थी, जिसका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे, 13वीं कुमाऊं की। इस टुकड़ी के 120 एक जो टुकड़ी होती है, जो सेना की कंपनी होती है, उसमें 120 की फोर्स होती है। इसमें से 114 रेजांगला की युद्ध में मारे गए, लेकिन उन्होंने चीनी सैनिकों को बुरी तरह परास्त किया। मेजर शैतान सिंह भी इसमें, जो कंपनी के कमांडर थे, वो भी इस युद्ध में शहीद हो गए। बाद में मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला था, जो सेना का सबसे बड़ा चक्र मेडल होता है, मरणोपरांत मिला। यह कुमाऊं के लिए, कुमाऊं रेजिमेंट के लिए बड़े गर्व की बात है कि पहला और दूसरा दोनों परमवीर चक्र, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था चीन युद्ध में ही, और दूसरा मेजर शैतान सिंह को मिला। बहरहाल ये एक ऐसा युद्ध था जो हजारों फीट की ऊंचाई में 1 to 1 लड़ा गया और इसमें केवल थल सेनाएं दोनों देशों की आमने सामने थी। चीन ने इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश के शहर, यहाँ बॉर्डर में शहर है तवांग, बिल्कुल मैकमोहन लाइन से सटा हुआ, इस शहर पर भी आक्रमण किया। 20 अक्टूबर को जो युद्ध शुरू हुआ था वो 21 नवंबर तक चला। इसमें भारत के 1383 सैनिक शहीद हुए, 1686 लापता हो गए, 3968 सैनिकों को चीन ने पकड़ा था, जिसे बाद में छोड़ दिया। चीन से कोई भी खबर सच्ची आती नहीं है, लेकिन चीन ने आधिकारिक तौर पर माना कि उसके 722 सैनिक इस युद्ध में मारे गए। चीन ने बड़े पैमाने पर हमारे क्षेत्र में कब्जा किया, लेकिन चूंकि उस समय खुद आर्थिक दबावों में था और इंटरनेशनल कम्युनिटी को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए यकायक ही 21 नवंबर को जब अमेरिका ने अनाउंस किया कि वो अपने 7वें बेड़े को अरब महासागर में तैनात करने जा रहा है और भारत को सहायता पहुंचाने का निर्णय लिया, चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। हमारे 3968 सैनिक भी छोड़ दिए और वापस मैकमोहन लाइन से पीछे चली गया। लेकिन इससे दोनों देशों को भारी नुकसान भी हुआ। चीन आर्थिक रूप से तबाह था, उसको आर्थिक भी नुकसान हुआ, सामरिक भी नुकसान हुआ, हालांकि वो जीता। सबसे ज्यादा नुकसान भारत को हुआ। हमारी सेनाओं का मॉरल बुरी तरह डाउन हो गया, हमारा स्वाभिमानी सर झुका। नेहरू निजी तौर पर बहुत आहत हुए और यह माना जाता है कि इस नेहरू आहत हुए, उन्होंने उसके चलते ही वो बहुत जल्दी ही, असमय ही कहा जा सकता है, समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बुरी तरह दरकी। नेहरू अफ्रीका और एशिया के, यानी कि तीसरी दुनिया के, थर्ड वर्ल्ड, पहली दुनिया अमेरिका और विकसित देशों की, दूसरी दुनिया सोवियत संघ के देशों की थी, और तीसरी दुनिया जो हम जैसे मुल्कों का और अफ्रीका के देशों को माना जाता था, उसके सबसे बड़े नेता बन उभर रहे थे। वो छवि उनकी दरकी और उसका नेतृत्व, थर्ड वर्ल्ड का नेतृत्व एक तरह से भारत के हाथों से फिसल गया। चीन के साथ वर्तमान में हमारे संबंध क्या हैं? चीन कैसे एक बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत बन गया? भारत कहाँ रहा? 1962 से 2020 तक हमारा मूल्यवान समय किन चीजों पर व्यतीत हुआ? किस प्रकार चीन तो महाशक्ति बन गया और हम
हिंदू मुस्लिम में, मंडल कमंडल में अपनी ऊर्जा जाया करने में रहे। इस विषय पर विस्तार से बातचीत के लिए आपसे एक हफ्ते का ब्रेक ले रहा हूं, ताकि इस समय काल को 1962 से 2020 तक, माओ और झू इनलाई के समय से आज तक के समय को नरेंद्र मोदी और जी जिनपिंग के समय तक पहुंचा जा सके। एक हफ्ते बाद मुलाकात होगी। मैं आपको कुछ दृश्य दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये कितनी सुंदर तस्वीर लगती है। नेहरू जी, राधा कृष्णन, झू इनलाई और राजेंद्र प्रसाद जी की 20 से 25 अप्रैल की 1960 की जो पूरी मीटिंग फेल हुई, तो झू इनलाई बड़े नाराज होकर वापस गए थे। ये तस्वीर है हमारी फॉरवर्ड पॉलिसी की। प्रधानमंत्री नेहरू खराब स्वास्थ्य के बावजूद जब ये फॉरवर्ड पॉलिसी बनी और जगह जगह हमारे बॉर्डर्स पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां तैनात की गई, तो नेहरू वहां स्वयं जाया करते थे सैनिकों का हालचाल जानने के लिए। ये सब फॉरवर्ड पॉलिसी की तस्वीरें हैं। ये तस्वीर है दोस्तों रेजांगला वार की, जहां हमारे 114 सैनिकों ने कंपनी कमांडर शैतान सिंह के साथ शहादत दी थी। ये वहां की तस्वीर है 16,000 फीट की ऊंचाई में बसे रेजांगला की। यहाँ पर ये सुंदर स्मारक हमें याद दिलाता है हमारे 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों की शहादत की, जिनकी शहादत के कारण आज भी हम एक आज़ाद मुल्क के तौर पर चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। कल आपसे मुलाकात होगी इसी समय, लेकिन चीन पर नहीं। रोटी और बेटी का रिश्ता रखने वाले मुल्क नेपाल के साथ हमारे रिश्ते इतने क्यों बिगड़ गए, इस विषय पर मैं आपके साथ अपने विचार साझा करूंगा। नमस्कार दोस्तों।